वागर्थमिव संपृक्तौ वागर्थम प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। आज का इन्हीं मौका पे हम सबका वरेण्य और जिनकी उपस्थिति से कोई भी कार्यक्रम धन्यता को अनुभव करे है, ऐसा कवि कुल भूषण ने, जिनके मैं तो कहूँ कि कवि कुल शिरोमणि ने, मैं चाहूँ कि सत्यनारायण सत्यन जी को करतल ध्वनि ने बजाई ने आप स्वागत अभिनंदन। मैं दूसरा स्वागत मैं चाहूँ कि अतुल ज्वाला जी आप अपना स्थान पर खड़ा हो जाओ। आप जो लाफ्टर चैलेंज का बादशाह रहा हो, मैं आज कवि कुल गौरव का रूप में मैं आपके अलंकृत करूँ कि आप कवि कुल शिरोमणि का सामने अभी कवि कुल गौरव का रूप में प्रतिष्ठित होगा। मैं चाहूँ कि इनको करतल ध्वनि बजाई में आपने स्वागत करना है। मैं मंचासीन सगड़ा आत्मीय सुधीजन ने सामने बैठा हुआ राहुल ने, सेलई ने, इंदौर और आसपास का इलाका का सभी मालव जन, सचमुच में जब हमारा हाथ में यह पुस्तक आई तो रोमांच को अनुभव हुआ, क्योंकि मालव और मालवी इनको एक लंबो इतिहास है और मालवा की यह विशेषता है कि इनमें दिशा दिशा के लोग उनके अपने अपने स्थान दिए। एक बार जिनके हृदय लगाए वो कि फिर उनने तो नहीं छोड़े, मालवा ने तो नहीं छोड़े, भी भले ही चला गया हो। तो मालवा की यह जो विशेषता है, या लंबे समय से हम सबका मन में तो कि कोई ऐसी कृति आए जिनका माध्यम से हम सब वो जो कभी कबीर ने बोलियो तो कभी महाकवि कालिदास की वाणी का माध्यम से मालवा की विशेषता प्रकट हुई थी, रोड कवि का माध्यम से जो 7 अलग अलग इलाका का लोगों की बातचीत का माध्यम से मालवा प्रकट हुआ था, जो राहुल में जो राजा भोज की जो सरस्वती कंठावरण जिनके हम लोग भोजशाला बोला है, वहाँ पे वो खचित थी, वो शिलांकित काव्य वहाँ लगे हुए थे, वहाँ पे मालवा धड़कता हुआ हमारे दिखाई दे। तो ये पूरा सिलसिला है। मैं संकेत देना चाहूँगा कि आज हमें कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि लगभग 22 से अधिक जिलों में बोली जाने वाली 2.25 करोड़ लोगों की बोली बानी मालवी में मालव गाथा कहने वाला कवि पहली बार पैदा हुआ है। उसका नाम अतुल ज्वाला। खंड खंड में अलग अलग रूपों में मालवा की विशेषताओं को अलग अलग लोगों ने व्यक्त किया है। मालव देश सुवासनो, मालव देश सुमधु, ऐसे अनेक पंक्तियां उद्गार हमारे बीच में आते रहे। एक बार जब संत सुंदरदास जी, जिनकी चर्चा आप लोगों ने मध्यकालीन साहित्य के संदर्भ सुनी होगी, तो जब आए तो मन का रंग गया। तो उन्होंने उस समय जो छंद लिखा था, और वृक्ष अनंत सुनील महंत सुसुंदर संत विराज तहीं ते, नित्य सुकाल पड़े न दुकाल सुमालव देश भलो सब ही। आप देखिए कि मालव देश भलो सब ही। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन मालव जैसी भूमि कोई आपको नजर नहीं आती। यहाँ पर एक साथ तो माध्यमों से सेवा करने वाले हमारे नागर जी बैठे हुए, एक तरफ काव्य धारा और दूसरी तरफ भागवत धर्म की धारा, दोनों को बहाने वाले। तो नागर जी इस बात की पुष्टि करेंगे कि आवश्यकता थी मालव की इस प्रकार की गाथा की। जब राहुल शर्मा और अतुल ज्वाला मेरे सामने आए तो मैंने सोचा कि मैंने सोचा कि मालव गाथा मतलब क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति की कृति होगी या कोई यात्रा वृत्तांत होगा, कोई पर्यटन से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा। लेकिन जब मैंने इसके पृष्ठों को पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने मन को हरने वाले छंद के माध्यम से एक संपूर्ण काव्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। और ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रसंग जीवन के व्यवहार से जुड़ा हुआ, सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो मालवा में ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो इस पुस्तक के लगभग 150 पृष्ठ हैं और लगभग 200 से अधिक छंदों में निबद्ध यह काव्य कृति संपूर्णता में हमारे बीच में आती है। और मुझे बड़ा सुखद लगा जब अतुल जी ने कहा कि सत्यन जी रहे। अब आप देखिए कि सत्यन जी के सामने सत्यन जी पे कविता गाई कथा मनोव्यथा, मंथरा की लिखी व्यथा। अभी बात ही चल रही थी कि मंथरा पर आपने एक संपूर्ण काव्य लिखा है। आप देखिए ये है गुरु जी
दृष्टि है कि कभी जो काव्य के उपेक्षित नायक नायिकाएं थी उनको लेकर के कभी महावीर प्रसाद द्विवेदी और उस युग के जो लोग थे उनको चिंता हुई कि हमने राम का बहुत वर्णन कर लिया, हमने जो है कृष्ण का बहुत वर्णन कर लिया, लेकिन काव्य के बहुत सारे उपेक्षित नायक थे और नायिकाएं विशेष तौर पर उपेक्षित। तो ये विषय आया तो मैथिली शरण गुप्त ने जब साकेत लिखा तो उर्मिला को केंद्र में रख करके लिखा। उर्मिला के बारे में कुछ 2-4-6 पंक्तियां इधर विवाह प्रसंग में या कतिपय अन्य जगह मिल जाएंगी। तो महाकवि की दृष्टि से जो ओझल है वो नया महाकवि आता है और फिर उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऐसे जो समाज के हमारे पूरी की पूरी परंपरा के जो उपेक्षित नायक नायिका रहे उन पर भी अभी केंद्रित होकर लोगों ने लिखा और ये सुखद है कि लगातार इस दिशा में कार्य हो रहा है और हमें गौरव दिला रहे हैं सत्यनारायण सत्तन जी कि जिन्होंने मंथरा पर केंद्रित पूरा का पूरा एक काम किया। अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका की एक संस्था है वो रामायण के जो ऐसे प्रसंग जो मार्मिक हैं उन पर वो बात कर रहे थे। तो मैंने उस दिन संदर्भ दिया, मैंने कहा कि यदि राम का वनगमन नहीं होता तो क्या राम का रामत्व बनता? राम का रामत्व ही वनवास के कारण है और वनवास को दिशा किसने दी है? उस मंत्रा शक्ति ने दी है जो कैकेयी के कान में अपनी बात को कहती है और कथा का मोड़ उपस्थित कर देती है। महाकाव्य वैसे ही हो जाता, एकदम सीधा सीधा चलता रहता। लेकिन वो जो बिंदु है कि इधर दशरथ परेशान है, हैरान है, कैकेयी जो है वो तो तत्पर है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप जा सकते हो। आप देखिए पीछे कौन है? मंत्रा शक्ति है। तो सत्तन जी ने एक नई जमीन तोड़ी है और मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से आज मालव गाथा के माध्यम से अतुल ज्वाला ने एक नई जमीन तोड़ी। यहाँ संकेत आता है कि गाई कथा मनोव्यथा, मंथरा की लिखी व्यथा, लिखी मालव महिमा तेवर निराला है। अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि तेवर निराला है सत्तन जी का। हास्य व्यंग करे दंग, ओज गीत के विरंग, हाजिर जवाबी का तो बड़ा बोल वाला है। जागरण के चारण है ये सत्य नारायण, सत्तन नाम विख्यात मालवा की माला है। राष्ट्र धारा का सितारा, घूम घूम जग सारा, साहित्य में इंदौर से शब्दों का उजाला है। आप देखिए सत्तन जी जहाँ है और शब्दों का तो उजाला होना ही होना है, क्योंकि शुरू में भी सत्य है और बाद में सत्य में भी सत्य छिपा हुआ है। तो सत्य से ही आलोकित इस परिवेश में हम लोग बैठे हैं। सचमुच में आज का ये दिन बहुत ही सार्थकता के साथ हमारे बीच में जब अपनी बात को रखते हैं ज्वाला जी, तो अपने स्वयं के बारे में भी कहते हैं। अभी सत्यन जी की बात सुनी आपने और खुद के बारे में क्या कहते हैं आप देखिए कि चकित कर दिया उन्होंने। उनकी जो मेरे मन में भी जो छवि थी, मैंने आपको कई बड़े बड़े काव्य मंचों पर सुना और हमने मोहन बैरागी जी हम लोगों ने आपको बुलाया भी था, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी मंच पर आप आए थे। तो आप लिख रहे हैं कि हास्य रंग की तरंग, साथ व्यंग का निशंग, काव्य कला का विद्यार्थी कलम ने पाला है। आराधक संचालक मंचों पर विदूषक, राष्ट्र भक्ति भी रचता स्वर देश वाला है। देश गीत पीड़ा गीत, मुक्तक व प्रेम गीत, जो दे शारदा भवानी उसी का उजाला है। माँ भारती दुलारती हो मालवा की आरती, शब्द सेवा ध्येय सदा अतुल की ज्वाला है। मुझे लगता है कि मालव घाटी आज धन्यता का अनुभव करती है, क्योंकि आज मालवा की आरती उतारने के लिए ज्वाला कवि हमारे बीच में आ चुका है। और ये जो आरती है ये कितना सुंदर संयोजन, मुझे लगता है कि इसे न केवल प्रत्येक मालवासी को पढ़ना चाहिए, वरन मालवा क्षेत्र के विद्यालयों में इसके आधार पर लोगों को पाठ दिए जाने चाहिए, विद्यार्थियों को कार्य दिए जाने चाहिए, महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में इसके आधार पर विशेष प्रकार के मूल्यांकन कार्य होने चाहिए। कुछ मत करो, आप केवल इसके 4-6 छंद ले लो और उसके आलोक में कवि दृष्टि और आपकी स्वयं की पारिटनिक दृष्टि, उसके आलोक में आप देखो कि मालवा किस तरह से स्पंदित है। मालवा धड़कता है, मालवा सदियों से धड़क रहा है। मालवी साहित्य का इतिहास 1300 साल पुराना है और जिस कवि की मैं चर्चा कर रहा था जो राहुल वेल का रचनाकार है, और ये राहुल वेल कहाँ था?
ये भोजशाला में लगा हुआ था। ये तो बाद में ये हुआ कि जो अंग्रेज लोग आए उन्होंने यहाँ से बहुत सारी सामग्री, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि स्थान स्थान पर जहाँ भी उनको लगता था म्यूजियम में ले जा करके उन्होंने रख दी। तो यहाँ से एक काव्य चला राहुल वेल। राहुल वेल का मतलब होता है राजकुल विलास। रोड कवि की ये कृति है। तो ये कृति 1300 साल पुरानी जो हमारी उस जमाने की मालवी रही होगी उसका एक रूप प्रस्तुत करती। वो कृति आज आपको यदि देखना हो तो मुंबई के जिसका नया नाम जो है महाराजा छत्रपति शिवाजी के नाम से हो गया है, वहां पर वो कृति लगी हुई है। शिलांकित काव्य, शिला पे अंकित कर दिया काव्य। जैसे अभी भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं शिला पर अंकित हैं जो भोजशाला में लगी हुई है। तो आप देखिए कि कैसे 1300 साल से यहाँ का रचनाकार अपनी बात को कह रहा है। और उसी के सातत्य में जब अतुल ज्वाला हमारे बीच में आते हैं तो मालव गाथा 6 खंडों में विभक्त होकर हमारे बीच में आती है। इसकी यह विशेषता है कि कवि ने मालवा की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सबको समाहित कर दिया है। यदि इसमें सुदूर अतीत में हुए ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण परिघटनाओं का साक्ष्य वो दिखाई देता है, प्रमुख चरित्र इसमें दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि केवल शहर नहीं गांव तक पहुंच गए। अभी जिस गांव की चर्चा आप कर रहे थे, अब आप सोचिए भादवा माता पर भादवा की रानी नाम से भालकोई बैरागी ने कवि कृति लिखी थी, पूरन सहगल जी ने उसका वर्णन किया। लेकिन आज के समय में तो क्या होता है ना कि जिस प्रकार की दुनिया में हम लोग हैं तो हम दुनिया के तमाम क्षेत्रों के बारे में जानते हैं लेकिन अपने मालवा के बारे में नहीं जानते। रानी रूपमती के बारे में ये हमें देखना होगा कि रानी रूपमती मालवी की कवियत्री थी। मालवी में उन्होंने कविताएं लिखी। उनके यदि आप पारंपरिक दोहे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कितने शताब्दियों पहले मालवी किस तरह से स्त्रियों के मुख से उच्चरित हो रही थी। चंद्रसखी ने लिखा, सुंदर कवित्री ने लिखा, संत कवि पीपाजी जैसे महान संत हो गए जिन्होंने मालवी में अपनी बात को प्रस्तुत किया। तो एक सातत्य, तो 1300 साल के इतिहास में मुझे लगता है कि मालव और मालवी इसको लेकर के एक कवि अपनी बात को रखता है। वो संकेत करता है कि पाँव पाँव ठाव ठाव रमणीय हर गांव, कानों बीच आती सदा बोली की मिठास। आप जहाँ जाओ आपको लगेगा कि ये मालवा का व्यक्ति है जो बोल रहा है। यदि आप कहीं भी भारत के किसी भी नगर में हो और ये यहाँ तक कि विदेश में भी हो, अगर दो लोग बात करोगे आप समझ जाओगे कि मालवी है, क्योंकि वो उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि, उसकी बोली की जो मिठास है वो कानों में रस घोलने वाली है। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहूँगा, आप सभी सुधीजन बैठे हुए हैं, ढोला मारू की जो कथा है उसमें जो शासक है उसके सामने ये मतभेद खड़ा होता है। एक जो उसकी प्रेयसी है जो मारवाड़ क्षेत्र की है, यानी वो मारवाड़ से बढ़कर के कुछ नहीं मानती, और एक मालवण है, मालवा की। तो मालवण जो है वो मालवा की विशेषताओं का बखान करती है उस काव्य में, और जो मारवाड़ी है, मारवाड़ है, तो वो अपने मारवाड़ की विशेषताओं का बखान करती है। तो मुझे लगता है कि मारवाड़ को भी जब कभी दुष्काल की स्थिति आती है, जब वहाँ अकाल पड़ जाता है, तो वे लोग भी मालवा में आकर के अपना बसेरा तलाशते हैं। और मालवा में एक बार जो आकर के बसा हो, चाहे मेवाड़ से आया, चाहे वो ढूंढाड़ी क्षेत्र से आया, चाहे वो हाड़ौती अंचल से आया, यहाँ से लेकर के मारवाड़ तक, और इधर आप चले जाएं तो पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ चले जाएं तो छत्तीसगढ़ और आगे तक का जो बंगाल तक का भाग है, वहाँ से लोग आए और यहाँ बस गए। मालवा जो है वो एक मालवा ये है और एक मालवा पंजाब में है। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो मालवा है वो महामालव कहलाता है। उस महामालव यानी भटिंडा, लुधियाना से लेकर के यहाँ तक की बोली में और कई प्रकार की सांस्कृतिक जो विशेषता है उसमें समानता दिखाई देती। तो इस महामालव की दिशा में प्रवृत्त होता हुआ जो मालवा है वो इस काव्य में धड़कता हुआ हमें दिखाई देता है। कवि ने भाषा के स्तर पर, भाव सौंदर्य के स्तर पर, प्रतीकों के स्तर पर, अलंकार के स्तर पर, सब में अपनी जो विशेषता है उसको प्रकट करता है। और प्रकट करते हुए एक भी छंद ऐसा नहीं है
जो हमको नहीं बांधता। वे सब हमारे अंदर के मालव को जगाते हैं। मुझे लगता है कि यह मालव गाथा मालवा की सांस्कृतिक गौरव गाथा है। एक ऐसी गौरव गाथा जो संस्कृति के विभिन्न आयामों को समेटती हुई आगे बढ़ती है। अगर आपको इंदौर देखना है तो इस संग्रह में बड़ा गणेश जी है, इसमें कांच का मंदिर है। आप देखिए कि वो चीजें जो कभी आपको स्मरण होगा कि युवावस्था में या बाल्यावस्था में हम लोग अपने परिवारजनों के साथ उन स्थानों पर जाते थे। अब कितना जाते हैं? अब तो मॉल कल्चर ने इंदौर को विकृत कर दिया है। और वो जो विद्रूप हमारे सामने आ रहा है ना, जो हम जैन जी की बात कर रहे हैं, हमें ले जाना होगा कांच के जैन मंदिर में, हमें ले जाना होगा राजवाड़ा के अंदर, हमें दिखाना होगा होलकर शासकों की छतरियों को, हमें महेश्वर के पावन तट पर ले जाना होगा। आप देखिए सब कुछ है, मोहन खेड़ा है, इसमें झाबुआ है, अलीराजपुर क्या नहीं। तो एक कवि केवल मालवा में नहीं वरन उसके हृदय को अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कृति के माध्यम से उड़ेल देता है। वह दिल में जो मालवा उसके बसता है, धड़कता है, वह शब्दों में उतर जाता है। और एक बार जब उतरता है तो रसधारा बहने लगती है। आप देखिए कि जो भी आए बस जाए, गले सबको लगाता मालवा की धरती, ये देवों का निवास है। बिल्कुल सही कहा, और सदियों से कहा जा रहा है देवभूमि। आप देखिए देवादिदेव महाकाल की भूमि है, यह ओंकार मानदाता की भूमि है। और आप देखिए कि यहाँ से लेके वहां तक नर्मदा से शिप्रा और शिप्रा से आगे यदि उत्तर में चले जाएं आप तो चंबल, और चंबल के दूसरी दिशा में चले जाएं तो बेतवा तक का जो व्यापक भूभाग है, यह शिव भूमि है, ये देव भूमि है। तो कवि कहता है कि मालवा की धरती यह देवों का निवास है। देसावर याहो घर बदले न बोली स्वर, दिल में तो मालवा है साफ नजर आता। हो बाहर या सफर एक बात है मगर, अंदर बसा मालवा बाहर नहीं जाता। एक बार हमारे हृदय में मालवा बस जाए तो कभी हमारे हृदय में बाहर नहीं जाएगा। तो कवि जो है वो एक तरह से मालवा का जीवंत दस्तावेज तैयार कर रहा है। यह जो दस्तावेज है इसमें संवेदनाएं हैं, इसमें अनुभूतियां हैं, इसमें बहुत गहरे व्याख्यान छुपे हुए हैं, बहुत गहरे इतिहास के संदर्भ लिखे हुए हैं। रामघाट शिप्रा तट हर सिद्धि का कपाट, चिंतामण गणेश का जग में बखान है। पाने ज्ञान और ध्यान आए कृष्ण भगवान, अवंतिका नगरी ये स्वर्ग से महान। तो कवि आप देखिए कि सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है। वो संकेत देना चाहता है कि भगोरिया क्या है, वो बताना चाहता है कि अब कुंवार का महीना आ रहा है। अश्विन मास में जब बच्चियां संजा का जो पूजन करती हुई और भित्ति चित्र बनाती थी तो कहते हैं, याद दिलाते हैं कि फिर से अब आवश्यकता है। ले गोबर भीत पर लोक देवी बनाकर, श्राद्ध पक्ष छवि रचे मैया अभिराम की, पूजी जाती संजा माता गाथा हर ग्राम की। या फिर हे संगम अनुपम सांस्कृतिक समागम, भगोरिया मेला यहाँ मालवा की जान। तो आप देखिए कि जो बीतती हुई चीजें हैं उन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। हम युवा पीढ़ी को कितना भी दोष दें, लेकिन हमारी अपनी हिस्सेदारी कितनी, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। हमें बताना होगा कि संजा के भित्ति चित्र का यह तात्पर्य, हमें बताना होगा कि मांडना की ये विशेषता है, हमें बताना होगा कि जो हाथ हम लोग हाथ के चिन्ह अपने घर के बाहर हम लोग बनाते हैं उसके पीछे का मर्म क्या है। हमें बताना होगा कि नाग पंचमी पर जो विशिष्ट भित्ति चित्र बनाए जाते हैं उसका तात्पर्य क्या है। हुआ ये कि हमने अपने आप को पाश्चात्य सभ्यता के आगे आत्मार्पित कर दिया। यह काव्य संग्रह आत्म स्वाभिमान की कृति है, यह मालवा को फिर से जगाने वाली कृति है। और इसीलिए आप बार बार ये संकेत करते हैं कि हमें याद करना है तो भोज को याद करना है, हमें विक्रमादित्य को याद करना है, हमें अहिल्या माता को याद करना है। हे विधाता ऐसा नाता, रानी नहीं बनी माता। आप देखिए कि हर कोई स्त्री
अगर राज पद पर पहुंचेगी तो चाहेगी कि उसे लोग रानी के रूप में पहचाने। लेकिन कैसा अनुपम उदाहरण कि वो कहती कि नहीं, मुझे तो माता ही कह दोगे तो बस मेरा काम हो गया। तो रचनाकार कहता है अहिल्या माता के लिए, हे विधाता ऐसा नाता, रानी नहीं बनी माता, जन्म मन प्यारी रही शासिका महान है, थी आधार सूत्रधार मंदिरों के जीर्णोद्धार, की जो धर्म स्थापना वो आज भी चमन, आज भी चमन है, मालवा आज भी चमन है। और इसलिए है क्योंकि यहाँ अहिल्या माता हुई है, यहाँ राजा भोज हुए, यहाँ मुंज हुए हैं, यहाँ पर विक्रमादित्य हुए हैं, उनके नवरत्न हुए हैं, एक लंबी परंपरा है, भरतृणी यहाँ पर हुए हैं। और इन सब ने मिलकर के मालवा के वैभव को न केवल बनाए रखा वरन स्थान स्थान पर उसकी अभिव्यक्ति हुई है। यह लोक काव्य है, केवल यह विशिष्ट संदर्भों को लेकर आने वाला काव्य नहीं है, ये लोक काव्य है। बहुत सारे देशी खेल, अब तो एआई का जमाना आ गया, बहुत सारे टूल्स आ गए, घरों में जो है लोग चले गए और अब घरों से बाहर कोई जा नहीं रहा। तो मैं अंत में कहना चाहूँगा, खेले यार बारंबार कबड्डी व गदा मार। आप देखिए कौन खेलना चाह रहा है कबड्डी गदा, लेकिन अतुल जोड़ा कह रहे हैं खेले यार बारंबार कबड्डी व गदा मार, खो खो अंटी सितोलिया खेलों की ही तूती है, गाड़े झंडा मस्त फंडा छुपा छई गिल्ली डंडा, पोसंबा कलम डाल हृदय को छूती है, हो लंगड़ी परी खड़ी पीछे देखे मार पड़ी, शेर बकरी की पीड़ा कहाँ से अछूती है, देखे हवा बोले कौआ है पकड़ा पाटी पौआ, मालवा के देशी खेल स्वास्थ्य मजबूत। तो यदि मालवा का स्वास्थ्य चाहिए, मालवा का सौंदर्य चाहिए, मालवा का मालवत्व चाहिए, तो गौरव गाथा मालव गाथा घर घर पहुंचे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता है। खड़ो बड़ो धन्यवाद।